हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड CSCD सलूजा वेलकमिंग यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है बच्चे आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज बच्चे हम लोग अपने लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने परसों स्टार्ट किया था अबाउट ऑडिट एंड ऑडिटर्स और उसकी केस स्टडीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी। अराउंड 11 केस स्टडीज़ वी हैव डिस्कस इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। और आज हम उसी पर्टिकुलर केस स्टडीज़ के कंसेप्ट को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम और नई 6 केस स्टडीज़ पढ़ेंगे अबाउट द टॉपिक ऑफ ऑडिट एंड ऑडिटर्स। ऑडिट एंड ऑडिटर्स अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 10 था और उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने जो 11 केस स्टडीज़ डिस्कस की थी लास्ट एग्जाम में, लास्ट क्लास में, उसमें हम लोगों ने बोला था कि ये स्टडी मटेरियल से ली गई हैं। और कौन से स्टडी मटेरियल से ली गई थी? CA इंटरमीडिएट का जो स्टडी मैट है उससे हम लोगों ने कुछ केस स्टडीज़ पिकअप की थी, प्लस कुछ पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस थे जो CA इंटरमीडिएट में पूछे गए थे अबाउट दिस टॉपिक, वो हम लोगों ने थोड़े से कंसिडर किए थे। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और उसी टॉपिक की और नई 6 केसेस को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 देखिए बच्चे क्या लिखा हुआ है। लिखा है स्टेट द प्रोसीजर फॉर द फॉलोइंग एक्सप्लेनिंग द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कहते हैं आपसे एक प्रोसीजर पूछा जा रहा है, किसके रिगार्डिंग? कहते हैं 2 पॉइंट दिए हैं और दोनों के रिगार्डिंग आपसे एक प्रोसीजर पूछा जा रहा है एज पर द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और कहते हैं कि जो ये प्रोसीजर है वो किसके रिगार्डिंग पूछा गया है। तो लिखा है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर व्हेन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिड नॉट अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। कहते हैं कंपनी है और उस कंपनी में पहला फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होना है और आपसे सिचुएशन पूछी गई है उस टाइम की कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी इनकॉर्पोरेशन के विद इन 30 डेज ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया। तो व्हाट विल बी द प्रोसीजर? अब आगे क्या होगा, फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 1 महीने के अंदर ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है और इसको पहले इस आंसर को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। तो पहले इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो यहाँ पे कोई एज सच क्लासिफिकेशन नहीं दिया कि गवर्नमेंट कंपनी है या नॉर्मल कंपनी, तो हम मान के चलेंगे कि ये कैसी कंपनी है, एक नॉर्मल कंपनी है। एक तरीके से हम इस नॉर्मल कंपनी को ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। कैसी कंपनी है? नॉन गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी का प्रोसीजर अलग है और नॉन गवर्नमेंट कंपनी का प्रोसीजर अलग है। कहते देखिए लिखा है सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 lays down that the first auditor of a company shall be appointed। कहते हैं जो कंपनी का पहला ऑडिटर होता है, इट इज रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। कहते हैं जो पहला ऑडिटर अपॉइंट होता है वो विद इन 30 डेज अपॉइंट हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लेकिन क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट नहीं किया इनकॉर्पोरेशन के 1 महीने के अंदर फर्स्ट ऑडिटर को। अब क्या करें? कहते ध्यान से देखिए सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 फर्दर कंटिन्यूज टू प्रोवाइड फर्दर दैट इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल्स टू अपॉइंट सच ऑडिटर। और हमारी सिचुएशन यही है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 1 महीने के अंदर ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया तो इट शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। हु इज इट? कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कहते हैं अगर 1 महीने के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल इंटीमेट अबाउट दिस सिचुएशन टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी हु शैल विद इन नेक्स्ट 90 डेज at an extraordinary general meeting appoint such auditor and such auditor shall hold office till the conclusion of the first AGM। कहते हैं कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑडिटर्स को अपॉइंट नहीं किया तो इन दैट सिचुएशन ध्यान से सुनिएगा बच्चे, बोर्ड इंटीमेट करेगा टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। फिर मेंबर्स के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी, एक EGM बुलाई जाएगी विद इन 90 डेज और उस EGM में उस पर्टिकुलर ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा। ध्यान से ये सुनिएगा, इन दोनों ही केसेस में, मतलब अगर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है आइदर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बाय द मेंबर्स, दोनों ही सिचुएशन में ध्यान रखिएगा बच्चे, जो ऑडिटर अपॉइंट होगा वो सिर्फ कौन सी AGM तक के लिए अपॉइंटेड रहेगा? सिर्फ अपॉइंटमेंट के बाद जो पहली AGM की डेट आएगी सिर्फ उस दिन तक उसकी अपॉइंटमेंट हो रही है। उसका टर्म सिर्फ कब तक रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM तक के लिए वो ऑडिटर रहेगा। उसके बाद वापस से रिकंसिडर किया जाएगा ऑप्शन कि ऑडिटर को कंटिन्यू करवाना है या नया ऑडिटर अपॉइंट करना है। इसका मतलब अगर फर्स्ट ऑडिटर की लाइफ की बात करें तो फर्स्ट ऑडिटर की लाइफ सिर्फ कंपनी की पहली AGM तक ही रहेगी, उससे ज्यादा उसकी लाइफ नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं अगर इस प्रोसीजर को हम आगे बढ़ाएं तो कहते देखिए लिखा है फ्रॉम द अबव प्रोविजन ऑफ लॉ if the board of directors fails to appoint the first auditor within the stipulated 30 days it shall take the following step। तो कहते हैं हमारे क्वेश्चन में भी यही सिचुएशन दी हुई है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फर्स्ट ऑडिटर को विदिन 30 डेज अपॉइंट नहीं किया। तो नाउ व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स विच वी रिक्वायर टू फॉलो? प्रोसीजर क्या होगा? तो सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको इन्फॉर्म करेंगे? इन्फॉर्म द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कौन इन्फॉर्म करेगा? बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इमीडिएटली टेक्स स्टेप्स टू कन्वेन एन EGM नॉट लेटर देन 90 डेज। और इंटीमेट करने के बाद तुरंत कोशिश की जाएगी कि 90 दिन के अंदर अंदर EGM बुलाई जाए
एंड मेंबर्स शैल एट दैट पर्टिकुलर ईजीएम अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, और उसके बाद जो मेंबर्स हैं वो उस ईजीएम में फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। फिर देखिए लिखा है द फर्स्ट ऑडिटर्स सो अपॉइंटेड शैल होल्ड ऑफिस अप टू द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट ईजीएम ऑफ द कंपनी, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा वो सिर्फ कब तक के लिए अपॉइंट होगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट ईजीएम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको पहला वाला पॉइंट समझ में आ गया, और उम्मीद है आपको ये पूरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया फर्स्ट वाला। इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक छोटा सा चार्ट बना के देता हूँ, उस चार्ट को अगर आप पढ़ लोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 में लिखा क्या है। तो ध्यान से बच्चे ड्रॉ करिएगा सेक्शन 139 सब सेक्शन 6, व्हाट डज इट सेज। तो कहते लिखिएगा, कहते फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बिल्कुल ठीक बात है, कहते हैं पहला ऑडिटर जो फर्स्ट ऑडिटर होगा कंपनी का, इट इज रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज ऑफ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कहते हैं कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की डेट से 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, फर्स्ट ऑडिटर को। और ये जो ऑडिटर अपॉइंट होगा ये कितने टाइम तक के लिए अपॉइंट होगा? तो लिखा टू होल्ड ऑफिस, जो ऑडिटर अपॉइंट होगा वो ऑफिस को होल्ड करेगा, टू होल्ड ऑफिस अंटिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। बिल्कुल ठीक बात है, क्लियर है सर। सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 तो बिल्कुल हमको क्लियर हो गया, पहला पार्ट तो क्लियर है, ये तो पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट। अब इसी सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 के सेकंड पार्ट पे आते हैं कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 30 डेज के अंदर ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया तो क्या होगा। तो लिखिए इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल्स टू कंप्लाई अबव प्रोविजन, अगर ऊपर दिया हुआ प्रोविजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंप्लाई नहीं करते तो इन दैट सिचुएशन क्या करना होगा? BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इज रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म टू मेंबर्स ऑफ द कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको इन्फॉर्म करेंगे? टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। फिर वो हु शैल अपॉइंट ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर, विद इन 90 डेज, विद इन 90 डेज में ईजीएम होगी, और उस 90 डेज की ईजीएम में जो भी ईजीएम कंडक्ट करवाई जाएगी उसमें ऑडिटर्स डिसाइड करेंगे कि हु इज गोइंग टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो उम्मीद करता हूं बच्चे आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया, और आपको ये पर्टिकुलर जो हम लोगों ने एक तरीके से मैटर लिखा एक शॉर्ट नोट के तौर पे, ये भी आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा है? स्टेट द प्रोसीजर फॉर द फॉलोइंग एक्सप्लेनिंग द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट अबाउट द रिमूवल ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंटेड द लास्ट एजीएम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर को रिमूव करना है और उसका भी टर्म कंप्लीट नहीं हो रहा। ध्यान से सुनिएगा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर खुद रिजाइन नहीं कर रहा, कंपनी उसको रिमूव करवाना चाहती है। मतलब ऐसा कहना चाहते हैं कि एक ऑडिटर को से हमने 4 साल के लिए अपॉइंट किया या 5 साल के लिए अपॉइंट किया, और अभी 4 या 5 साल कंप्लीट नहीं हुए और उससे पहले ही हम उसको हटाना चाहते हैं। क्या हटा सकते हैं? कहते हैं सेक्शन 140 सब सेक्शन 1 कहते हैं, लिखा है कंपनीज एक्ट का सेक्शन 140 सब सेक्शन 1, इट स्टेट्स दैट द ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139, सेक्शन 140 सब सेक्शन 1 कहता है कि जिस ऑडिटर को आपने सेक्शन 139 में अपॉइंट किया है, ही मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ओनली बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी। कहते हैं अगर आप चाहे तो एक पर्टिकुलर ऑडिटर को जिसको आपने अपॉइंट किया है एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139, वेदर इट इज अ फर्स्ट ऑडिटर और एनी अदर सब्सीक्वेंट ऑडिटर, अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल, बट फर्स्टली ये रिक्वायर टू पास अ SR, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना होगा जो मेंबर्स की मीटिंग में, जनरल मीटिंग में होगा। आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दैट बिहाफ इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। और कहते हैं SR पास करवाना तो बात की बात है, SR पास कराने से पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी को इंटीमेट करना होगा इन फॉर्म ADT 2। एक फॉर्म आता है ADT 2, उसको फाइल करेंगे पहले, उसको फाइल करने के बाद जब उसकी ऑथेंटिकेशन, उसकी अप्रूवल आ जाएगी, देन उसके बाद आप जनरल मीटिंग बुलाओगे और उसमें SR पास करवाओगे। तो from this subsection 1, it is clear that the approval of the central government shall be taken first and thereafter only the special resolution of the company should be passed।
ठीक है, पढ़ लीजिए। उसके बाद मैं इसके भी स्टेप बाय आपको एक बार स्टेप बाय स्टेप ब्लॉक बना के दिखा दूंगा। कहते हैं प्रोवाइडेड दैट बिफोर टेकिंग एनी एक्शन अंडर दिस सबसेक्शन द ऑडिटर कंसर्न्ड शैल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। बिल्कुल सही बात है, किसी भी ऑडिटर को रिमूव करने से पहले आप जिस रीजन की वजह से उसको रिमूव कर रहे हो वो रीजन ऑडिटर को बताइए, ऑडिटर की बात को सुनिए, उसको अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो अपना फैक्ट भी पेश कर सके। क्योंकि देखो जनरली हम ऑडिटर को रिमूव तभी करते हैं जब कोई गड़बड़ हुई होगी, और अगर कोई गड़बड़ हुई होगी तो हमको किसी ने उस पर्टिकुलर ऑडिटर के बारे में कुछ बताया होगा, जैसे कि मान लो वो कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या वो डिसक्वालीफाइड हो चुका है और उसने हमको अभी तक इंटीमेट नहीं किया, या उसके ऊपर कोई केस चल रहा है विच इज़ नॉट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज नॉट अवेयर अबाउट दैट सिचुएशन। तो इन दीज ऑल दीज सिचुएशन हम ऑडिटर को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ऑडिटर को रिमूव करने से पहले ऑडिटर का ये जानने का हक बनता है कि उसको रिमूव क्यों किया जा रहा है। तो इस वजह से उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ऑफ बीइंग हर्ड, उसकी बात को सुना जाएगा, उसके बाद उसके फैक्ट्स को सुनने के बाद ही डिसीजन लिया जाएगा। कहते हैं देयरफॉर, अगर हम इन क्रक्स बोलें तो इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट रेड विद रूल 7 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रूल 4 और रूल 5 कवर किया था, ठीक है। द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन फॉर द रिमूवल ऑफ एन ऑडिटर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। कहते हैं सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 प्लस रूल 7 अगर इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ा जाए तो एक स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर तैयार होकर आता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर को रिमूव करने का, वो क्या है। तो कहते हैं पहले नंबर पे द एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर शैल बी मेड इन फॉर्म ADT2 एंड अकम्पनीड विद प्रिस्क्राइब फीस। हम ऑलरेडी ऊपर बोल चुके हैं कि एक फॉर्म ADT2 फाइल होगा, वहाँ उससे अप्रूवल आएगी, उसकी अप्रूवल आने के बाद द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 डेज ऑफ द रेजोल्यूशन पास बाय बोर्ड। कहते हैं जो ADT2 फॉर्म फाइल हो रहा है ये 30 दिन के अंदर फाइल होगा। कहते हैं 30 दिन कहाँ से स्टार्ट होंगे। कहते हैं जिस दिन बोर्ड ने डिसाइड किया कि हाँ ऑडिटर को रिमूव करना है, उस दिन के बोर्ड रेजोल्यूशन से 30 डेज के अंदर अंदर फॉर्म ADT2 फाइल होगा। फिर फॉर्म ADT2 की अप्रूवल आएगी, उसके बाद हम एक EGM कंडक्ट करवाएंगे और उस EGM में हम लोग शेयर होल्डर से SR पास करवाएंगे फॉर द रिमूवल ऑफ द ऑडिटर। तभी देखो लिखा द कंपनी शैल होल्ड द जनरल मीटिंग विद इन नेक्स्ट 60 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पासिंग द SR। और जैसे ही SR पास हो जाएगा हम मान लेंगे कि ऑडिटर एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग रिमूव हो गया। आइए जरा इसके भी प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप लिखें तो कैसे लिखेंगे। तो जरा ऊपर लिखेगा सेक्शन 140 सबसेक्शन 1। सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 का प्रोसीजर देखिएगा। पहले नंबर पे लिखिएगा नोटिस इज रिसीव्ड फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर। कहते हैं किसी ना किसी ने तो इंटीमेट किया होगा, और हो सकता है कि मैनेजमेंट को खुद ही पता लग गया हो कि ऑडिटर एक डिसक्वालीफाइड पर्सन है। तो एक नोटिस दी जाएगी और उस नोटिस के रिगार्डिंग ये नोटिस जो होगी ना, ये बोर्ड मीटिंग की नोटिस होगी, और ये नोटिस दी जा रही है कि हम बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करवाने जा रहे हैं, किस पर्पस के लिए, रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ ऑडिटर। इसका मतलब जो यहाँ पे नोटिस दी जा रही है हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज़ अ बोर्ड मीटिंग नोटिस। एक बोर्ड मीटिंग की नोटिस है विच इज़ रिसीव्ड, और ये सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेजी जाएगी, और किस रिगार्डिंग बोर्ड मीटिंग होने जा रही है, रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ ऑडिटर। ठीक है, कहते हैं इसके बाद बोर्ड मीटिंग विल बी कंडक्टेड। इसके बाद क्या होगा, बोर्ड मीटिंग क्या की जाएगी, कंडक्ट की जाएगी। बोर्ड मीटिंग विल बी कंडक्टेड एंड बोर्ड रेजोल्यूशन BR विल बी पास्ड। बोर्ड रेजोल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे पास हो जाएगा। इसके बाद ध्यान से, जैसे ही बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, एक एप्लीकेशन जाएगी टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन फॉर्म ADT2। किस फॉर्म में एप्लीकेशन जाएगी, इन फॉर्म ADT2 विद इन 30 डेज फ्रॉम बोर्ड मीटिंग। जो बोर्ड मीटिंग अभी पीछे हुई है उसमें बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ होगा रिगार्डिंग दी रिमूवल ऑफ द ऑडिटर, और जैसे ही बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ होगा उसके विद इन नेक्स्ट 30 डेज हम लोगों को क्या करना होगा, फॉर्म ADT2 फाइल करना है विद सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, कहते हैं इसके बाद अप्रूवल आएगी, अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी रिसीव्ड। इसके बाद क्या होगा, अप्रूवल आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, हमको रिसीव हो जाएगी। अप्रूवल आने के बाद लिखिएगा आफ्टर गेटिंग अप्रूवल, आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम CG, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल आने के बाद नोटिस विल बी इशूड, नोटिस विल बी इशूड फॉर जनरल मीटिंग। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाने के लिए एक नोटिस इशू की जाएगी। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, लिखिएगा ऑडिटर शैल बी गिवन
a reasonable opportunity of being heard. ऑडिटर को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसके फैक्ट्स को सुना जाएगा और उसके बाद SR will be passed regarding रिमूवल। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो गई। अगर हम इसको ऐसे बोलें तो लाइक पहले नंबर पे ये आ गया, सेकंड नंबर पे ये हुआ, थर्ड नंबर पे ये हुआ, फोर्थ नंबर पे ये हुआ, फिफ्थ नंबर पे ये हुआ, सिक्स नंबर पे ये हुआ, सेवन नंबर पे ये हो गया। तो दिस इज द प्रोसेस, जो प्रोसेस हमको फॉलो करनी होगी एज पर सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 प्लस रूल 7 ऑफ ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014। उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चे, और क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए जरा ध्यान से। कहते लिखा है 1/4 ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ AMC लिमिटेड वाज हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। कहते हैं कंपनी है AMC लिमिटेड, उस AMC लिमिटेड की टोटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल का 1/4 मतलब 25% हिस्सा किसके पास है, इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने उस पर्टिकुलर कंपनी में 25% की ओनरशिप ली हुई है। ठीक है, कहते हैं नाउ मिस्टर नीरज, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वाज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी एट द एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 30th अप्रैल 2018 बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और कहते हैं कि मिस्टर नीरज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिनको एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर कंपनी ने AGM में अपॉइंट किया है ऑन 30th अप्रैल 2018 बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। Now, Mr. Sanjay, a shareholder of the company, objects to the manner of appointment of Mr. Neeraj on the ground of violation of the Companies Act 2013. कहते हैं एक शेयर होल्डर ने ये क्वेश्चन रेज कर दिया है, एक ऑब्जेक्शन लगा दी है, और वो ये कहते हैं कि जो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हुई है, ऑडिटर मिस्टर नीरज जो अपॉइंट हुए हैं इन 30th अप्रैल 2018 की AGM में OR के थ्रू, यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का वायलेशन हुआ है और मिस्टर नीरज को प्रॉपर मैनर में अपॉइंट नहीं किया गया है। Now, you are required to decide whether the objection of Mr. Sanjay is tenable and also examine the consequences of the above appointment under the said act. अब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या जो मिस्टर संजय ने एलिगेशन लगाया है कि कंपनी ने कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस को बिना फॉलो किए ही मिस्टर नीरज को चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर बना लिया है, इज दैट करेक्ट? अब हमको ये देखना है कि जो एलिगेशन लगाया गया वो सही है या नहीं। तो हम आइए देखते हैं। सबसे पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट कंपनी क्या है, और गवर्नमेंट कंपनी के केस में मोर देन 50% की ओनरशिप होनी चाहिए गवर्नमेंट के पास, तो ही वो गवर्नमेंट कंपनी बनती है, अदरवाइज वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी रहती है। और हमारे केस में 25% की ओनरशिप है, इसकी वजह से कंपनी नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, नॉर्मल कंपनी का केस है। तभी देख रखा है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द होल्डिंग ऑफ 25% शेयर्स ऑफ AMC लिमिटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डज नॉट मेक इट अ गवर्नमेंट कंपनी। सिर्फ इस वजह से कि 25% की जो शेयर कैपिटल है वो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने होल्ड की हुई है, इस वजह से हम AMC लिमिटेड को गवर्नमेंट कंपनी डिक्लेयर कर दें, इट इज नॉट पॉसिबल, हेंस इट विल बी ट्रीटेड एज अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। सेकंड, कहते हैं अंडर सेक्शन 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर बाय अ कंपनी वेस्ट जनरली विद द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कहते हैं अगर हम नॉर्मल सेक्शन 139 पढ़ें तो कंपनी का जो भी ऑडिटर अपॉइंट होता है वो कंपनी के जनरल मीटिंग में उसके मेंबर्स अपॉइंट करते हैं, प्रपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, बट फाइनल अप्रूवल तो शेयर होल्डर्स के हाथों में ही रहती है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर के केस में थोड़ी सिचुएशन अलग हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट ऑडिटर के केस में पहले 30 डेज के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। ठीक है, एंड इन द फाइलिंग अप ऑफ द कैजुअल वैकेंसी नॉट कॉज्ड बाय द रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर। और अगर किसी पर्टिकुलर ऑडिटर की रेजिग्नेशन हो गई है और उसकी वजह से कैजुअल वैकेंसी हुई है, तो उसका प्रोसीजर हम लोगों ने लास्ट क्लास की केस स्टडीज में डिस्कस किया था। कहते हैं इसके अलावा इन विच केस द पावर टू अपॉइंट द ऑडिटर वेस्ट विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कहते हैं सिर्फ यही 2 केस ऐसे हैं जहां पे पहले पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दी जाती है अपॉइंटमेंट की। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा जो सेक्शन 139 कहता है, वो सेक्शन 139 ये कहता है कि इन 2 केसेस के अलावा पूरी पावर शेयर होल्डर्स के पास है, मेंबर्स के पास है ऑफ द कंपनी। क्योंकि फर्स्ट ऑडिटर के केस में पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर दे दी जाती है कि विद इन 30 डेज आप अपॉइंट कर लीजिएगा, और अगर रेजिग्नेशन हो रही है तो, और लिखा है एंड इन द फिलिंग अप ऑफ कैजुअल वैकेंसी नॉट कॉज्ड बाय द रेजिग्नेशन, क्योंकि अगर रेजिग्नेशन ऑडिटर ने रेजिग्नेशन दिया तो इन दैट सिचुएशन 3 महीने के अंदर जनरल मीटिंग बुलानी होती थी और वहां पर फिर मेंबर्स अपॉइंट करते थे उस पर्टिकुलर कैजुअल वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए, तो वहां पर तो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। ठीक है,
अब हमारे केस में तो नॉर्मल मीटिंग हुई है, एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर को अपॉइंट किया गया है एंड इट इज अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स, तो यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है। तभी लिखा था अपॉइंटमेंट बाय द मेंबर्स इज बाय वे ऑफ एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ओनली एंड नो एक्सेप्शंस हैव बीन मेड इन द एक्ट वेयर बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर। कहते कहीं भी लॉ में ये नहीं लिखा कि इसके लिए एसआर पास होना चाहिए, इसलिए ओआर पास किया गया। Therefore, the contention of Mr. Sanjay is not tenable। इस वजह से हम ऐसा कहना चाहते हैं कि जो मिस्टर संजय ने एलिगेशन लगाया है वो गलत है। क्यों? क्योंकि द अपॉइंटमेंट इज वैलिड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा ध्यान रखिएगा, अगर कंपनीज एक्ट में कहीं पे एसआर लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई लिखा हुआ है कि रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड इन अ जनरल मीटिंग और उसके लिए एसआर नहीं लिखा, तो फिर हम ऑर्डिनरी मान के चलते हैं। इसका मतलब एसआर अगर लिखा है तो ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। अगर सिर्फ नॉर्मल रेजोल्यूशन दिया है और नहीं लिखा कि एसआर होगा या ओआर, तो हम ओआर मान के चलेंगे। ठीक है, तो एसआर के लिए स्पेसिफिकली लॉ में लिखा होगा और अगर कुछ नहीं लिखा तो हम उसको ओआर मान के ही चलेंगे। ठीक है बच्चे, चलो उम्मीद करता हूं बच्चे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और अगर आपने पुरानी वाली क्लास की हुई है, पिछली केस स्टडीज की क्लास की हुई है, तो इन दैट सिचुएशन ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल होने वाला है। और ध्यान से देखिए क्या लिखा है। EF Limited appointed an individual firm, Naresh and Company, Chartered Accountants, as auditor of the company at the annual general meeting held on 30th September 2018। कहते हैं कंपनी है EF Limited और उस EF Limited कंपनी ने एक इंडिविजुअल फर्म विच इज नेम्ड एज नरेश एंड कंपनी, उनको एज अ स्टैच्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट किया है और जो AGM हुई है वो 30 सितंबर 2018 को हुई। ठीक है, कहते हैं नाउ मिसेस कमला, वाइफ ऑफ मिस्टर नरेश, कहते जो मिस्टर नरेश जिनको स्टैच्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट किया गया, उनकी वाइफ मिसेस कमला इन्वेस्टेड इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹1 लाख ऑफ EF लिमिटेड ऑन 15 अक्टूबर 2018। 30 सितंबर को मिस्टर नीरज की अपॉइंटमेंट, मिस्टर नरेश की अपॉइंटमेंट हुई है और 15 दिन के बाद 15 अक्टूबर को EF लिमिटेड में ही नरेश की वाइफ मिसेस कमला ने 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर्स होल्ड कर लिए हैं। बट नरेश एंड कंपनी कंटिन्यूज टू फंक्शन एज स्टैच्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। लेकिन इसके बावजूद, मतलब मिस्टर नरेश की वाइफ ने 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू के शेयर्स होल्ड करने के बाद भी नरेश एंड कंपनी ने अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ा। वो कहते हैं कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है क्योंकि वो एज अ स्टैच्यूटरी ऑडिटर कंटिन्यू कर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस सिचुएशन में आप क्या एडवाइस करेंगे। अब अगर हम लोग बोलें तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी सब क्लॉज 1 पढ़ा था, और देखिए यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी सब क्लॉज 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर, मतलब ऑडिटर खुद, ऑडिटर का रिलेटिव, ऑडिटर का पार्टनर, इफ होल्ड्स एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी और इट्स सब्सिडरी कंपनी, कंपनी मतलब जिस कंपनी में वो ऑडिटर अपॉइंटेड है वो, या अपॉइंट होने जा रहा है वो ऑडिटर जिस कंपनी में अपॉइंट होने जा रहा है, अपॉइंटेड है या अपॉइंट होने जा रहा है, अपॉइंट होने जा रहा है, कहते हैं उस कंपनी में या फिर उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी में, मतलब कंपनी हम यहां पे ऐसे बोलते हैं, इस कंपनी की सब्सी में, और ऑफ इट्स होल्डिंग, या इस कंपनी की होल्डिंग में, या इस कंपनी की एसोसिएट में, और अ सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग, या इस होल्डिंग की सब्सिडरी में। अगर वो सिक्योरिटी होल्ड करता है तो सच पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो इन दैट सिचुएशन वो उस पर्टिकुलर कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। इसका मतलब ऑडिटर ने खुद या उसके रिलेटिव ने या उसके पार्टनर ने जिस कंपनी में वो अपॉइंट होने जा रहे हैं या जिस कंपनी में वो अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, अगर उस कंपनी में उसने कोई भी सिक्योरिटी परचेज की, होल्ड एनी सिक्योरिटी, तो इन दैट सिचुएशन ना ही वो अपनी खुद की कंपनी में कर सकता है, ना ही उस कंपनी की होल्डिंग में, ना ही उस कंपनी के एसोसिएट में, ना ही उस कंपनी की सब्सिडरी में, ना ही उस कंपनी की होल्डिंग की सब्सिडरी में होल्ड नहीं कर सकता। लेकिन इसका एक प्रोवाइजो था, और प्रोवाइजो कहता था दैट द रिलेटिव ऑफ सच पर्सन मे होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी ऑफ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग ₹1 लाख। रिलेटिव के केस में एक्सेप्शन दिया हुआ था, एक एक्सेप्शनल केस दिया हुआ था रिगार्डिंग रिलेटिव। पार्टनर के केस में और ऑडिटर के केस में ऐसी रिलैक्सेशन नहीं थी। अगर रिलेटिव 1 लाख रुपए तक की फेस वैल्यू की सिक्योरिटी होल्ड करता है तो इन दैट सिचुएशन वो डिस्क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। और हमारे केस में भी देखिए, मिस्टर नरेश जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनकी रिलेटिव मिसेस कमला, उन्होंने होल्ड किए हुए हैं, और कितने रुपए की सिक्योरिटीज होल्ड की हुई है? 1 लाख की फेस वैल्यू। 1 लाख से ज्यादा की होती तो मिस्टर नरेश को डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ता और उनको यहां पे कंपनी छोड़नी पड़ जाती। लेकिन क्योंकि फेस वैल्यू 1 लाख रुपए तक की है, तो इस वजह से यहां मिस्टर नरेश अगर एज अ ऑडिटर कंटिन्यू करते हैं तो इसमें वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं।
तभी देखो लिखा इन द केस मिस्टर नरेश चार्टर्ड अकाउंटेंट डिड नॉट होल्ड एनी सिक्योरिटी। मिस्टर नरेश ने अपने नाम से कोई सिक्योरिटी होल्ड नहीं की हुई है, बट मिसेस कमला हिज वाइफ हेल्ड इक्विटी शेयर्स ऑफ ईएफ लिमिटेड ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹1 लाख विच इज विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट एंड देयरफॉर फर्दर सेक्शन 141 सबसेक्शन 4 प्रोवाइड्स दैट इफ एन ऑडिटर, अच्छा सबसेक्शन 4 ये कहता है कि अगर ऑडिटर अपॉइंट होने के बाद ये डिस्क्वालिफिकेशन में फॉल कर जाए तो हम मान के चलते हैं कि ऑडिटर डीम्ड कैजुअल वैकेंसी में आ गया और उसकी वहां से पोजीशन हट जाती है, लेकिन यहां तो हटेगी नहीं। तभी लिखा इफ एन ऑडिटर बिकम सब्जेक्ट आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 141 ही शैल बी डीम्ड टू हैव वेकेटेड हिज ऑफिस ऑफ ऑडिटर। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसकी वाइफ ने विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट्स ही इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। हेंस नरेश एंड कंपनी कैन कंटिन्यू टू फंक्शन एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी इवन आफ्टर 15 अक्टूबर 2018, दैट इज आफ्टर द इन्वेस्टमेंट मेड बाय हिज वाइफ इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ ईएफ लिमिटेड। तो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं बच्चे आपको समझ में आ गया। हाँ सर, क्लियरली समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, अगेन क्वेश्चन नंबर 4 दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो दोनों पार्ट को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है। कहते हैं एक्सप्लेन हाउ द ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड इन द फॉलोइंग केस। कहते हैं बताना है आपको किस तरीके से एक ऑडिटर अपॉइंट होगा इन द फॉलोइंग केसेस। और पहला केस देखा है गवर्नमेंट कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी में आपको ऑडिटर अपॉइंट करना है, उसका प्रोसीजर पूछा गया है, ठीक है। एंड सेकंड नंबर लिखा हुआ है अ पब्लिक कंपनी हुज शेयर होल्डर्स इंक्लूड XYZ अ नेशनलाइज्ड बैंक होल्डिंग 18% ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ द कंपनी। अभी देखेंगे इसके रिगार्डिंग, बट पहला क्वेश्चन पहले डील करते हैं। और पहले क्वेश्चन में लिखा है कि गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी में किस तरीके से ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा। ध्यान से पहले देखिएगा, उसके बाद हम लोग लिखेंगे, इसमें भी हम लोग एक टैबुलर फॉर्म में टेबल बना लेंगे और छोटे छोटे बॉक्सेस में स्टेप बाय स्टेप लिख लेंगे कि व्हाट इज द प्रोसीजर। बट उसको करने से पहले एक बार जरा पढ़ लेते हैं। ध्यान से देखिए क्या लिखा है। द अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी और अ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी, या तो गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल की हुई कोई कंपनी, इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 व्हिच आर समराइज्ड एज अंडर। कहते हैं एक गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर के अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट का प्रोसीजर आपको नीचे दिया हुआ है। कह रहे हैं द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं आए पहले, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो कंपनी कैसी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी। जो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं थी, वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी थी, वहाँ प्रोसीजर अलग था। यहाँ सेक्शन 139 में गवर्नमेंट कंपनी को अपॉइंट करने का प्रोसीजर अलग दिया और यहाँ पे क्या लिखा है, जो गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी में अगर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है तो दैट पर्टिकुलर फर्स्ट ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड बाय CAG विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड इन केस ऑफ फेलियर टू डू सो। और अगर CAG ने कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने के 60 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया तो द बोर्ड शैल अपॉइंट ऑडिटर विद इन नेक्स्ट 30 days। और अगर एंड ऑन फेलियर टू डू सो बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑल्सो, और कहते हैं अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी अगले 30 दिन में ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स हु शैल अपॉइंट द ऑडिटर विद इन 60 days एट एन EGM एंड सच ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। तो यहां पर हम ऐसे बोल रहे हैं कि सबसे पहले किसके पास ऑप्शन है, CAG के पास। वो 60 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट करे। अगर नहीं करते CAG अपॉइंटमेंट तो 30 दिन का टाइम दिया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अगर वो भी नहीं करते तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स को इंटीमेट करेंगे और मेंबर्स विद इन नेक्स्ट 60 days EGM बुला के अपॉइंटमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये तो बात होगी किसके रिगार्डिंग, ध्यान से फर्स्ट ऑडिटर के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग, फर्स्ट ऑडिटर के रिगार्डिंग। कहते हैं फर्स्ट ऑडिटर के बाद सब्सीक्वेंट ऑडिटर्स के लिए क्या होगा, तो देखिए नीचे केस में आ जाओ। कह रहे हैं इन केस ऑफ सब्सीक्वेंट ऑडिटर फॉर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कंपनीज। और कहते हैं अगर फर्स्ट ऑडिटर नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है बहुत टाइम पहले से और उसको सब्सीक्वेंट ऑडिटर पर नेक्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है, तो द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया शैल अपॉइंट द ऑडिटर विद इन अ पीरियड ऑफ 180 days from the commencement of the financial year and the auditors who are appointed shall hold his position till the conclusion of the annual general meeting। और कहते हैं यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे 5 साल का टर्म नहीं दिया, 10 साल का टर्म नहीं दिया, यहाँ पे कोई टेन्योर नहीं है यहाँ पे, बल्कि ये बोला गया है कि CAG जो सब्सीक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करेगा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के विद इन 180 days अपॉइंट कर लेगा और जो वो ऑडिटर अपॉइंट हुआ होगा वो नेक्स्ट EGM तक के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड करेगा। तो दिस इज द ओनली केस, दिस इज द ओनली प्रोसीजर विच इज गिवन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर्स ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। आइए एक बार इसको जरा हम लोग टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको लिखें। तो आइए देखते हैं, ऊपर लिखेगा appointment of first auditor in government company। कैसी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। ध्यान से देखिएगा, कहते हैं अगर प्रोविजन लिखना है तो लिख लीजिए सेक्शन 139 सबसेक्शन 7।
सेक्शन 139 सबसेक्शन 7 में गवर्नमेंट कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की डिटेल्स दी हैं। ध्यान से देखिएगा, क्या ऐसे लिखिएगा 60 डेज, 30 डेज, देन 60 डेज। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। अगर पहला सेटिस्फाई नहीं होगा तो दूसरा, दूसरा सेटिस्फाई नहीं होगी तो तीसरा। और पहले में लिखा है 60 डेज। कहते हैं क्या होगा, विद इन 60 डेज क्या करना है, बाय CAG। जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा वो बाय CAG होगा। ये 60 दिन कहाँ से स्टार्ट होंगे, फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है। अगर 60 दिन के अंदर, कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने के 60 दिन के अंदर CAG ने अपॉइंटमेंट नहीं की तो सेकेंड नंबर स्टेप पे आ जाएंगे 30 डेज। कौन करेगा, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन नेक्स्ट 30 डेज। अगर CAG ने 60 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट नहीं की इनकॉर्पोरेशन के 60 दिन के अंदर तो CAG के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर आ जाएगी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नेक्स्ट 30 डेज में अपॉइंटमेंट करनी होगी। अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा, तो कहते हैं बाय मेंबर्स विद इन 60 डेज इन EGM बुलाई जाएगी और उस EGM में मेंबर्स नेक्स्ट 60 डेज के अंदर अपॉइंटमेंट करके देंगे। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑडिटर का हम लोगों को पता लग गया कि गवर्नमेंट कंपनी में जो फर्स्ट ऑडिटर है वो किस तरीके से अपॉइंट होगा। आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर पॉइंट पे आते हैं, सब्सीक्वेंट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होंगे। तो ये तो बहुत छोटा सा है, लिखिएगा सब्सीक्वेंट ऑडिटर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। कहते हैं यहां पे क्या होगा, तो लिखिएगा विद इन 180 डेज फ्रॉम commencement, within 180 days from commencement of financial year। और ध्यान रखिएगा जो ये ऑडिटर अपॉइंट होगा ये नेक्स्ट AGM तक के लिए ही अपॉइंट होगा, उसके आगे ये कंटिन्यू नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चे आपको पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। पहला केस आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड नंबर केस पे आते हैं, देखिए क्या लिखा है, पब्लिक कंपनी। कहते हैं एक पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, एक पब्लिक कंपनी है, हुज शेयर होल्डर इंक्लूड XYZ बैंक, अ नेशनलाइज्ड बैंक। और इस पब्लिक कंपनी का एक शेयर होल्डर है विच इज अ नेशनलाइज्ड बैंक टर्म्ड एज XYZ बैंक एंड इट इज होल्डिंग 18% ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये इंफॉर्मेशन आपको इसलिए दी गई है क्योंकि आपको ये पहचानना है कि ये कंपनी कहीं गवर्नमेंट कंपनी तो नहीं है। तो ध्यान से देखिए लिखा है, इन द गिवन केस एज द टोटल शेयर होल्डिंग ऑफ XYZ बैंक इज जस्ट 18% of the subscribed capital of the company, it is not a government company। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी के लिए तो 50% से ज्यादा की ओनरशिप चाहिए। Hence the provision applicable to non-government companies in relation to the appointment of auditors shall apply। और हम इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी ही पढ़ चुके हैं। तभी देखिए लिखा है, the auditor shall be appointed of a non-government company, the company shall at the first annual general meeting appoint an individual or a firm as an auditor। और वो 5 साल के लिए अपॉइंट होगा। अगर इंडिविजुअल है तो 5 साल के बाद अपॉइंट होने के बाद कूलिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, जैसा लास्ट क्लास में पढ़ा था। और अगर फर्म है तो 5 साल का पहला टर्म कंप्लीट करेगा, उसके बाद अगर रीअपॉइंट करना चाहें तो उस फर्म को हम रीअपॉइंट कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो टोटल 10 साल हो जाएंगे और 10 साल खत्म होने के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। कूलिंग ऑफ पीरियड कितने साल का होता था, 5 साल का। तभी लिखा था, कंपनी शैल एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग अपॉइंट एन इंडिविजुअल और अ फर्म एज एन ऑडिटर हु शैल होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग, पहली मीटिंग के खत्म होने के बाद से टिल द कंक्लूजन ऑफ इट्स 6th एनुअल जनरल मीटिंग एंड देयर आफ्टर टिल द कंक्लूजन ऑफ एवरी 6th मीटिंग। ऐसे 5-5 साल का टेन्योर चलेगा, ठीक है। बट बिफोर सच अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इज मेड द रिटन कंसेंट ऑफ द ऑडिटर टू सच अपॉइंटमेंट एंड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम हिम और फर्म ऑफ ऑडिटर्स दैट द अपॉइंटमेंट इफ मेड शैल बी ऑब्टेन फ्रॉम द ऑडिटर। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो भी ऑडिटर अपॉइंट होगा उस ऑडिटर से रिटन कंसेंट लेनी होगी कि येस ही वांट्स टू बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, और उसको रिटन कंसेंट के साथ साथ एक डिक्लेरेशन देनी होगी एक सर्टिफिकेट में दैट ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड to be get appointed as a auditor। Further, the company shall inform the auditor concerned of his or its appointment, his मतलब individual, its मतलब firm, and also file a notice of such appointment with registrar within 15 days। Form ADT 1 में, कौन से फॉर्म में, फॉर्म ADT 1 में इंटीमेशन जाती है 15 दिन के अंदर कि कौन सी कंपनी ने किस पर्टिकुलर ऑडिटर को अपॉइंट किया। तो दिस इज द केस नंबर क्वेश्चन नंबर 4 रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अगले केस पे आते हैं। अगला केस बच्चे आपके लिए फिर से सिंपल सा है, ध्यान से देखिएगा, इसी को देखते ही हम आंसर दे लेंगे। देखिए, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग पर्सन्स आर एलिजिबल फॉर बीइंग अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। कहते 3 केसेस दिए और आपको बताना इन केसेस में क्या जो भी कंसर्न पर्सन को ऑडिटर बना रहे हैं क्या इज ही क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, कहते लिखा मिस्टर प्रकाश इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। कहते हैं मिस्टर प्रकाश है वो एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड मिस्टर आकाश हु इज अ रिलेटिव ऑफ मिस्टर प्रकाश हिज होल्डिंग सिक्योरिटी ऑफ ABC लिमिटेड हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 70,000 बट मार्केट वैल्यू ऑफ 1,10,000।
एंड डायरेक्टर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड वांट टू अपॉइंट मिस्टर प्रकाश एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। कहते हैं मिस्टर प्रकाश एक सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिनको कंपनी स्टैच्यूटरी ऑडिटर बनाना चाहती है, बट जिस कंपनी में वो ऑडिटर बनना चाहते हैं या बनाना चाह रही है वो कंपनी, उस कंपनी में उनके रिलेटिव एक मिस्टर आकाश हैं जिन्होंने सिक्योरिटीज होल्ड की हुई है 70,000 रुपए तक की वैल्यू की। अभी हम ऊपर पढ़कर आए थे सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी सब क्लॉज 1, और वहां पे लिखा हुआ था कि 1 लाख रुपए तक की सिक्योरिटीज की फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख की बात हो रही थी, और अगर रिलेटिव ने 1 लाख रुपए तक की फेस वैल्यू की सिक्योरिटीज होल्ड की है तो दैट इज अलाउड, एग्जेम्प्टेड है, प्रोवाइजो में आ जाता है। और यहां पे तो फेस वैल्यू देखिए 70,000 है, मार्केट वैल्यू 1,10,000 को हम इग्नोर करेंगे, मार्केट वैल्यू से हमको लेना देना नहीं है। तो तभी देखिए यहां पे लिखा भी हुआ है, मैं डायरेक्टली आपको कंक्लूजन बताता हूं, लॉ ऊपर भी पढ़ चुके हैं। इन द प्रेजेंट केस मिस्टर आकाश, दैट इज रिलेटिव ऑफ मिस्टर प्रकाश एन ऑडिटर, इज हैविंग सिक्योरिटीज ऑफ एबीसी लिमिटेड हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹70,000 which is within the limit as required of under the proviso to section 141 subsection 3 clause d sub clause 1. Therefore Mr. Prakash will not be disqualified to be appointed as an auditor. He is qualified, वो auditor appoint हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से पढ़ना बच्चे, ये आपके लिए नया है क्योंकि ये पॉइंट अभी हम लोगों ने केस स्टडीज में डिस्कस नहीं किया। कहते लिखा मिस्टर रमेश इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडेटेड टू एमएनपी लिमिटेड फॉर ₹6 लाख। कहते हैं मिस्टर रमेश ने 6 लाख रुपए लौटाने हैं टू एमएनपी लिमिटेड, एंड डायरेक्टर्स ऑफ एमएनपी लिमिटेड वांट टू अपॉइंट मिस्टर रमेश एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। और वही कंपनी जिसमें वो इंडेटेड हैं, उसी कंपनी में मिस्टर रमेश को ऑडिटर बनाने की अप्रूवल की बात चल रही है। डायरेक्टर्स ऑफ एमएनपी लिमिटेड मिस्टर रमेश को ऑडिटर बनाना चाहते हैं। अलाउड और नॉट? कहते हैं नॉट अलाउड, क्योंकि जो लिमिट है, ध्यान से देखिए, जो इंडेटेड का अमाउंट है वो 6 लाख रुपए है, और अगर हम लॉ पढ़ेंगे तो वहां पे सिर्फ 5 लाख रुपए तक की अगर इंडेटनेस है तो अलाउड है, 5 लाख रुपए से ऊपर अगर इंडेटनेस चली जाती है तो डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। तभी तो लिखा है एज पर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी सब क्लॉज 2, ऊपर सब क्लॉज 1 था। An auditor is disqualified to be appointed as an auditor if he or his relative or partner, his relative or partner is indebted to the company or its subsidiary or its holding or its associate or a subsidiary of such holding, ये तो ऊपर भी पढ़ चुके हैं, in excess of ₹1 lakh, in excess of ₹5 lakh, 1 लाख नहीं बचे, 5 लाख, in excess of ₹5 लाख। और यहां हमारे केस में कितना अमाउंट दिया इंडेटनेस का? 6 लाख। तो इन दिस सिचुएशन ये डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। देयरफॉर इन द इंस्टेंट केस मिस्टर रमेश विल बी डिस्क्वालीफाइड to be appointment as an auditor of the MNP Limited as he is indebted to MNP Limited for ₹6 lakh। अगर 5 लाख रुपए तक भी होता ना तो काम चल जाता, क्योंकि लिखा है इन एक्सेस ऑफ ₹5 लाख। 5 लाख रुपए तक का अमाउंट होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन 5 लाख से ऊपर का अमाउंट चला गया, इस वजह से नाउ ही इज डिस्क्वालीफाइड। अच्छा, अगर वो मान लीजिए पहले अपॉइंट हो गए, बाद में इंडेटनेस आ गई, तो इन दैट सिचुएशन ही विल बी डीम्ड टू बी डिस्क्वालीफाइड, और वहां पे उनकी कैजुअल वैकेंसी हो जाएगी। ठीक है, वो ऊपर हम पढ़कर आए थे। चलिए फिर नेक्स्ट केस पे आते, लिखा है मिसेस केवी जी स्पाउस ऑफ मिस्टर कुमार। कहते हैं मिसेस केवी जे एक वाइफ है किसकी? मिस्टर कुमार की, हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इज द स्टोर कीपर ऑफ पीआरसी लिमिटेड। कहते हैं मिसेस केवी जी जो हैं वो मिस्टर कुमार एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की वाइफ हैं, एंड शी इज स्टोर कीपर ऑफ पीआरसी लिमिटेड, एंड डायरेक्टर्स ऑफ पीआरसी लिमिटेड वांट टू अपॉइंट मिस्टर कुमार एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। और पीआरसी लिमिटेड के डायरेक्टर्स चाहते हैं कि मिस्टर कुमार क्या है हमारी कंपनी के ऑडिटर बन जाए। इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं, जिनको हम चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टैच्यूटरी ऑडिटर बनाना चाहते हैं, उनकी वाइफ, या हम ऐसे कहते हैं उनकी रिलेटिव कंपनी की इंप्लॉय है। कंपनी की क्या है? इंप्लॉय। भले ही स्टोर कीपर हैं, बट क्या है? इंप्लॉय। इस चीज को सब ध्यान में रखिएगा और क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा। कहते लिखा है एज पर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ, एन ऑडिटर इज डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर इफ अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर। कहते हैं हम जिसको ऑडिटर बनाना चाहते हैं वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा अंडर सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ ऑफ सेक्शन 141 अगर हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर, अगर उस ऑडिटर की रिलेटिव कंपनी में डायरेक्टर है और इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एज अ डायरेक्टर और अ केएमपी, या फिर उस पर्टिकुलर ऑडिटर की रिलेटिव कंपनी में इंप्लॉयड है ऑन द डेजिग्नेशन ऑफ ए डायरेक्टर और अ केएमपी। बट हमारे केस में तो हम जिनको अपॉइंट करना चाहते हैं मिस्टर कुमार, उनकी जो वाइफ केवी जे हैं वो डायरेक्टर तो नहीं है, ना ही वो केएमपी हैं, वो तो स्टोर कीपर हैं। वो कौन है? स्टोर कीपर। तो वो तो मैनेजमेंट की पोजीशन में आती ही नहीं है। इस वजह से इन द इंस्टेंट केस सिंस मिसेस केवी जे स्पाउस ऑफ मिस्टर कुमार चार्टर्ड अकाउंटेंट इज द स्टोर कीपर नॉट अ डायरेक्टर और केएमपी of PRC Limited, hence Mr. Kumar will not be disqualified to be appointment as an auditor of the company। और क्योंकि अगर यहां पे हम स्टोर कीपर की जगह बस डेजिग्नेशन डाल देते डायरेक्टर की, तो इन दैट सिचुएशन गड़बड़ हो जाती है।
इन दैट सिचुएशन वो डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं और उनको अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ जाती है। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, केस नंबर 6 पे, और इसको कंप्लीट करने के बाद हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हो जाएगी और हमारे ये ऑडिट एंड ऑडिटर्स का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा आपकी सेल्फ स्टडी के लिए, आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, उनके आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगा, तो आप उनको एक बार और पढ़ लेंगे तो आपका और क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए लिमिटेड रिक्वेस्टेड इट्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर टू एक्सेप्ट द असाइनमेंट ऑफ डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ सुटेबल इंफॉर्मेशन सिस्टम to strengthen the internal control mechanism of the company। कहते कंपनी है ए लिमिटेड और उस ए लिमिटेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने स्टैच्यूटरी ऑडिटर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो स्टैच्यूटरी ऑडिटर तो बने रहे, साथ ही साथ एक और असाइनमेंट एक्सेप्ट कर लें रिगार्डिंग द डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ सुटेबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम टू स्ट्रेंथन द इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ द कंपनी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ विल यू अप्रोच टू दिस प्रपोजल एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ए लिमिटेड टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉन्सिक्वेंसेज इफ एनी ऑफ एक्सेप्टिंग दिस प्रपोजल। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि क्या आप जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को नया असाइनमेंट दिया जा रहा है ऑफ ए लिमिटेड, क्या वो इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं एज पर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनीज एक्ट 2013। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 144 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कहते हैं 144, कहते हैं सेक्शन 144 कहता है, एन ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट शैल प्रोवाइड टू द कंपनी ओनली सच अदर सर्विसेज एज आर अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिट कमेटी, जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी है, बट सच सर्विसेज शैल नॉट इंक्लूड डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। कहते हैं सेक्शन 144 क्लियर कट कहता है कि एक ऑडिटर को उन ड्यूटीज को परफॉर्म करना है, उन सर्विसेज को कन्वे करना है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी की ऑडिट कमेटी उनसे चाहती है। लेकिन जो सर्विसेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी चाहते हैं उन सर्विसेज में ये एक लिस्ट दी है, ये सर्विसेज वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर से नहीं ले सकते। और इन सर्विसेज में एक सर्विसेज दी हुई है बच्चे रिगार्डिंग डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और हमारे केस में भी यही सर्विस लेने की बात हो रही है। इस वजह से यहां पे हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर को मना करेंगे कि वो इस सर्विस का असाइनमेंट ना ले। ये जो सर्विसेज है ना, अबाउट अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस, इंटरनल ऑडिट, एक्चुरियल सर्विस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस, ये कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर बीइंग अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ये सर्विसेज परफॉर्म नहीं कर सकता। और अगर कंपनी उसको ये परफॉर्मेंस करने के लिए बोल रही है तो उसको साफ साफ मना करना होगा, क्योंकि वो बीइंग एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन सर्विसेज को कन्वे नहीं कर सकता टू द सेम कंपनी इन विच ही इज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। इसीलिए देखिए हमारा आंसर क्या लिखा हुआ है कि इन द सेड इंस्टेंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए लिमिटेड रिक्वेस्टेड इट्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर टू एक्सेप्ट द असाइनमेंट ऑफ डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ सुटेबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम टू स्ट्रेंथन द इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ द कंपनी एंड एज पर द अबव प्रोविजन सेड सर्विसेज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, क्योंकि ये सारी सर्विसेज में आ गई। ये था सेक्शन 144। Therefore, in this case, the statutory auditor accepts the assignment। कहते हैं अगर statutory auditor इस assignment को accept कर लेता है तो he will attract the penal provision as specified in section 147 of the Companies Act 2013। अगर वो फिर भी ये जानते हुए कि सेक्शन 144 में वो ये सर्विसेज नहीं परफॉर्म कर सकता, अगर उसने फिर भी ये असाइनमेंट ले लिया तो सच ऑडिटर विल बी पेनलाइज्ड एज पर सेक्शन 147 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। देयरफॉर इन द लाइट ऑफ द अबव प्रोविजन हम क्या एडवाइस करेंगे, वी शैल एडवाइज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर नॉट टू टेक अप द अबव स्टेटेड असाइनमेंट। तो बच्चे दिस इज ऑल अबाउट दीज 6 केसेस, और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हमने बच्चे 6 केसेस नहीं किए बल्कि 7, 8, 9, 10 केसेस कर लिए, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस में 2-2 सब केसेस दिए हुए थे, है ना। तो वी हैव अराउंड अगर हम देखें तो इन टोटलिटी हम लोगों ने 10 केसेस इस पर्टिकुलर वीडियो में कंप्लीट कर लिए। तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंजॉय योर डे। उम्मीद करता हूं आपको सब समझ में आया। बाकी स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा, सो दैट दे कैन ऑल्सो बी बेनिफिटेड अबाउट दिस केस स्टडीज, और उनको भी इन केस स्टडीज को अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना हो एग्जाम्स में। तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंजॉय योर डे। बाय बाय।